श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे और भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंका में मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी MRCC का डिजिटल माध्यम से अनावरण किया और औपचारिक तौर पर केंद्र की शुरुआत की। यह कदम भारत और श्रीलंका के संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा और यह दोनों पक्षों के बीच गहरे समुद्री सुरक्षा सहयोग को भी दर्शाता है। यह परियोजना भारत से प्राप्त $6 मिलियन के अनुदान द्वारा वित्त पोषित होगी। MRCC का मकसद क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसमें कोलंबो में नौसेना मुख्यालय में एक केंद्रीय सुविधा, हम्बनटोटा में एक उपकेंद्र और अन्य स्थानों पर मानव रहित प्रतिष्ठान शामिल हैं। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के पास मोतियों के लिए प्रसिद्ध एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। यह UAE के तट से दूर सीनिया आइलैंड पर खोजा गया और यहाँ प्राचीन आवासीय भवनों का एक संग्रह खोजा गया है। यह ऐतिहासिक शहर तुआम का हिस्सा हुआ करता था। माना जाता है कि तुआम का इतिहास लगभग 4वीं शताब्दी के करीब का था, जो 6वीं शताब्दी में अपने चरम पर पहुंच गया। इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों में इन शहरों का जिक्र अक्सर इसके मोतियों के लिए किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि तुआम अपने मोती और मछली पकड़ने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध तटीय क्षेत्र की राजधानी थी। पाकिस्तान में कांगो वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में क्वेटा में एक नया मामला सामने आया है। इस साल पाकिस्तान में कांगो वायरस का यह 13वां मामला है, जिसमें एक मरीज की मौत भी हो गई है। टिक के काटने या संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से फैलने वाला यह वायरस गंभीर चिंता का विषय बना है। कांगो वायरस की बात करें तो इसे क्रीमियन कांगो हीमोरेजिक फीवर CCHF कहा जाता है। यह एक वायरल बीमारी है जो आमतौर पर टिक्स द्वारा फैलता है। कई मामलों में यह संक्रमित एनिमल टिश्यूज के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। इसका CCHF नाम 1944 में क्रीमिया प्रायद्वीप और 1956 में कांगो बेसिन में इसकी खोज के बाद रखा गया। यह पूरे अफ्रीका, बाल्कन, मिडिल ईस्ट और एशिया में एंडेमिक यानी स्थानिक है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खतरा पैदा करता है और इसमें मृत्यु दर 10 से 40% तक है। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया भर में गैस फ्लेयरिंग की मात्रा में 9 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि हुई, जो 2022 की तुलना में 7% अधिक थी। इसके अलावा गैस फ्लेयरिंग के कारण लगभग 381 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ। इसमें मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा मात्रा में हुआ। गैस फ्लेयरिंग की बात करें तो गैस की फ्लेयरिंग तेल निकालने से जुड़ी प्राकृतिक गैस को जलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह तेल उत्पादन से आने वाली संबंधित गैस की एक सुरक्षित लेकिन प्रदूषणकारी प्रक्रिया है। फ्रांस में वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ खेलों में भारत ने रिकॉर्ड 32 मेडल जीते। 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में ये मेडल भारतीय आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस के 4 अधिकारियों ने जीते हैं। इन 32 मेडल्स में 19 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों की स्थापना 1978 में हुई थी। इन खेलों को हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ओलंपिक खेल की तरह माना जाता है। हर साल 50 से अधिक देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागी इनमें हिस्सा लेते हैं। रूस और भारत के बीच कई वर्षों से लंबित एग्रीमेंट को रूस ने मंजूरी दे दी है। रूस द्वारा दी गई यह मंजूरी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यानी रेलॉस के ड्राफ्ट को लेकर दी गई है। यदि हम इस एग्रीमेंट की बात करें तो यह एग्रीमेंट भारत और रूस की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों और बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक्स और सहायता सुविधा प्रदान करने की अनुमति देगा। इसमें ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, बंदरगाहों पर यात्रा, आपदा राहत के लिए सैन्य आदान प्रदान जैसी सुविधाएं होंगी। रूस के अलावा भारत ने फ्रांस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और वियतनाम साथ ही क्वाड देशों के साथ कई लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। मानसून शुरू होते ही क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने जैसी घटना देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हुआ। यहाँ बादल फटने से भारी भूस्खलन हुआ और बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। लेकिन यहाँ हमारे लिए ज्यादा जरूरी है क्लाउड बर्स्ट के बारे में जानना। बादल फटना वास्तव में किसी स्थान विशेष पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा के होने को संदर्भित करता है। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में प्रति घंटा 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने को बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। टॉल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आमतौर पर बादल फटने का कारण बनते हैं। यह घटना हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिमी घाट जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून के दौरान ज्यादा आम होती है। UN विमेन ने विमेन पॉलिटिकल लीडर्स पर चौंकाने वाले वैश्विक आंकड़े प्रस्तुत किए।
इन आंकड़ों के अनुसार महिलाओं को अभी भी बड़े पैमाने पर सत्ता और डिप्लोमेसी संबंधित पदों से बाहर रखा गया है। दुनिया भर में 113 देशों में कभी भी कोई महिला सरकार में प्रमुख पद पर कार्यरत नहीं रही है। जनवरी 2024 तक 141 देशों में कैबिनेट मंत्रियों में महिलाओं की संख्या 1/3 से भी कम है। 7 देशों के मंत्रिमंडल में किसी भी महिला का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा डिप्लोमेसी और विदेशी मामलों में पुरुषों का वर्चस्व संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मिशनों तक फैला हुआ है, जहां स्थायी प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी काफी कम है। अब चलिए यूएन विमेन की भी बात कर लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2010 में की गई थी। अमेरिका ने केनिया को MNNA के रूप में नामित किया है। यहाँ MNNA से तात्पर्य है मेजर नॉन नाटो एलाइड। इसकी घोषणा पिछले महीने ही बाइडेन प्रशासन द्वारा की गई। MNNA का दर्जा अमेरिकी कानून के तहत एक पदनाम है जो फॉरेन पार्टनर को रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में लाभ प्रदान करता है, और यह स्टेटस उन देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के घनिष्ठ संबंधों का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। हालांकि यह स्टेटस उस देश के लिए किसी भी सिक्योरिटी कमिटमेंट यानी सुरक्षा प्रतिबद्धता को शामिल नहीं करता। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसी के साथ श्रीनगर मान्यता पाने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। इससे पहले 3 साल पहले इसे शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया गया था। जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। वैश्विक क्राफ्टमैनशिप और ट्रेडिशनल क्राफ्ट के संरक्षण, प्रचार और उन्नति के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसे सदस्य देशों के आधार पर 5 क्षेत्रों में बांटते हैं, जिसमें अफ्रीका, एशिया प्रशांत, यूरोप, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका क्षेत्र शामिल हैं। कॉटन कैंडी के बाद अब चिकन, कबाब और मछली के डिशेज में आर्टिफिशियल कलर्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 7 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दरअसल कबाब में सनसेट येलो और कार्मोसिन जैसे आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। इसके बाद कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया और कर्नाटक दक्षिण भारत का तीसरा राज्य बन गया जिसने हानिकारक आर्टिफिशियल फूड कलर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय तमिलनाडु और गोवा द्वारा किए गए सर्वेक्षण के बाद लिया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 एक्ट भी हानिकारक आर्टिफिशियल कलर्स के उपयोग पर प्रतिबंध की बात करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच के प्रसार को रोकने के मकसद से कुछ प्रिंसिपल प्रस्तुत किए। इसे यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी नाम दिया गया। इस पहल का मकसद मानवाधिकारों को प्राथमिकता देना, जलवायु कार्रवाई, लोकतंत्र और शांति का समर्थन करना है। यह पहल 5 प्रमुख सिद्धांतों का एक सेट है जिसमें सोसाइटल ट्रस्ट एंड रेजिलियंस, इंडिपेंडेंट, फ्री एंड प्लूरलिस्टिक मीडिया, हेल्दी इंसेंटिव, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसर्च और पब्लिक एम्पावरमेंट शामिल है। दरअसल वर्तमान में डिजिटल प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच जैसे कंटेंट तेजी से बढ़ रहे हैं। 1200 विद्यार्थियों और टेक्निकल कर्मचारियों ने गूगल और अमेजन में शामिल न होने का संकल्प लिया है। इसकी वजह है प्रोजेक्ट निम्बस। यह $1.2 अरब का एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है। ये इजरायली सरकार और आर्मी का एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक और अमेजन शामिल हैं। ये कंपनी इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल की सेना और सरकार के लिए क्लाउड और AI सर्विस प्रदान करती है। फिलहाल लोगों को लगता है कि इन कंपनी की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल इजराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ कर रहा है। हर साल 26 जून को वर्ल्ड ड्रग्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को नशे की लत से होने वाले खतरों और अवैध ड्रग व्यापार के जोखिमों के बारे में जागरूक करना है। इस वर्ष की थीम एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन रखी गई है। इस मौके पर UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी करता है। इसके इतिहास की बात करें तो 7 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाने की घोषणा की। इसे ही वर्ल्ड ड्रग डे के नाम से जानते हैं। नासा समय समय पर हमारे ब्रह्मांड की आश्चर्यजनक तस्वीरें जारी करता रहता है और ये तस्वीरें अक्सर अंतरिक्ष से
आश्चर्यचकित या मंत्रमुग्ध करने वाली घटनाओं को दिखाती हैं। लेकिन इस बार जारी की गई तस्वीरें अंतरिक्ष की न होकर धरती की हैं। हम बात कर रहे हैं नासा द्वारा जारी जाइगेंटिक जेट्स की तस्वीरों की। यह एक प्रकार की लाइटनिंग डिस्चार्ज है जिसे थंडर स्टॉर्म और आयनोस्फीयर के बीच बनता देखा गया। जाइगेंटिक जेट्स बादलों से जमीन पर गिरने वाली बिजली से अलग होते हैं और यह जमीन पर गिरने वाली सामान्य बिजली की तुलना में 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। इसका निचला भाग नीले जेट्स और ऊपरी भाग लाल स्प्राइट्स के समान दिखता है। गैर सरकारी संगठन क्राई यानी चाइल्ड राइट्स एंड यू ने बच्चियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान का मकसद स्कूलों में लड़कियों की घटती भागीदारी को बढ़ाना है। इस जागरूकता अभियान का शीर्षक पूरी पढ़ाई देश की भलाई रखा गया है और इसका इंग्लिश टाइटल है कंप्लीट एजुकेशन इज बेनिफिशियल टू द नेशन। 7 सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान 24 जून को शुरू हुआ और 15 अगस्त को समाप्त होगा। इसका मकसद शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाना है। इससे लड़कियों की शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने और जागरूकता लाने में मदद मिलेगी। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव चुने गए हैं। ब्रुसेल्स में एक बैठक के दौरान नाटो एम्बेसडर द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। वे 1 अक्टूबर को वर्तमान महासचिव नॉर्वे के जेन्स स्टोलटेनबर्ग को रिप्लेस करेंगे। महासचिव का पद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श का मार्गदर्शन करता है। यदि हम नाटो की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों का एक अंतर सरकारी राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। इसे 4 अप्रैल 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों द्वारा अपनाया गया था। वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल में 1972 के नियम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस नियम के तहत मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान राज्य सरकार करती थी। राज्य सरकार ने लगभग 52 साल पुरानी इस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। अर्थात अब मंत्रियों के इनकम टैक्स का बोझ राज्य सरकार पर नहीं होगा बल्कि मंत्री खुद इसका वहन करेंगे। अभी तक मंत्री अपना इनकम टैक्स भरते थे लेकिन बाद में सरकार उनका भुगतान कर देती थी जिसे प्रतिपूर्ति कहा जाता था। पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने मंत्रियों के आयकर पर 3 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। कोच्चि केरल में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF द्वारा पहले क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन का विषय फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरी रखा गया है। इस सम्मेलन का आयोजन 26 से 28 जून तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 20 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि और प्रतिभागी भाग लेंगे जो डेयरी उद्योग में समकालीन चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे तथा विचारों और नवाचारों के आदान प्रदान से चुनौतियों का समाधान खोजने में मदद करेंगे। पैराग्वे ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य बना। पैराग्वे ऐसा करने वाला 100वां देश बन गया है। पैराग्वे ने ISA को अपना रेटिफिकेशन यानी कि अनुसमर्थन दस्तावेज सौंपा है। ISA की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान की गई थी। ISA का लक्ष्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा पहुंच बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन को बढ़ावा देना है। ISA फ्रेमवर्क समझौता पर 119 देशों ने हस्ताक्षर किए थे जिनमें से 100 देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी कर ली है। मई 2024 में स्पेन 99वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। अब गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर टैक्स लगाया जाएगा और इसका भुगतान उसका मालिक करेगा। दरअसल डेनमार्क ने वर्ष 2030 से पशुपालकों पर उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ डेनमार्क पशुधन पर कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है। यह टैक्स देश में बढ़ते मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए लगाया जा रहा है। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में पशुधन का योगदान लगभग 32% है। इसलिए इसे कम करने पर जोर दिया जा रहा है। CEL यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
यानी DSIR के अधीन काम करती है और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। यह सोलर फोटोवोल्टिक के क्षेत्र में देश की अग्रणी कंपनी है। मिनी रत्न श्रेणी 1 के दर्जे की बात करें तो यह दर्जा उन कंपनीज को दिया जाता है जिसने पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया हो, जिसने 3 साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो या उससे अधिक रहा हो, और जिनकी नेट पॉजिटिव नेटवर्थ यानी कुल परिसंपत्ति की तुलना में ऋण की लायबिलिटी कम हो। DRDO ने भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट सौंपा। इसे जोधपुर में स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की रक्षा प्रयोगशाला ने विकसित किया है। यह रडार संकेतों को अवरुद्ध करता है और प्लेटफॉर्म्स एवं एसेट के चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाता है। इससे उनके रडार की पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इस रॉकेट को दागे जाने पर यह अंतरिक्ष में माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट बादल बनाता है जो अंतरिक्ष में रडार संकेतों को अवरुद्ध करता है। इससे यह रेडियो फ्रीक्वेंसी कैप्चर करने वाले इंस्ट्रूमेंट से बचाव प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 रिपोर्ट जारी की। यह इस रिपोर्ट का 40वां संस्करण है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों को $656 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ था। सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले 5 देशों में इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान हैं। भारत 2023 में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बना था। इस वर्ष में भारत को $120 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ। इसके अलावा प्रवासियों के लिए सबसे पसंदीदा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरब, रूस और यूनाइटेड किंगडम है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने पहली ट्राइलैटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज शुरू की। यह दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में शुरू हुई। यह एक्सरसाइज बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा, वायु रक्षा, खोज और बचाव, समुद्री अवरोधन और रक्षात्मक साइबर प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा। यह अभ्यास उत्तर कोरिया से खतरों के खिलाफ सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में दोनों देशों ने एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा अमेरिका दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय अभ्यास भी आयोजित करता है, जिसमें दक्षिण कोरिया के साथ फ्रीडम शील्ड और जापान के साथ कीन एज शामिल है। वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं के उपयोग में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई। UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम द्वारा जारी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट इसी ओर इशारा करती है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 में दुनिया भर में नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 29.2 करोड़ हो गई है, जो पिछले दशक की तुलना में 20% की वृद्धि को दिखाता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि महिलाओं में ड्रग का उपयोग बढ़ा है। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि वैश्विक अफीम उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई। 2023 में अफीम उत्पादन में 74% की गिरावट आई है। वहीं अफगानिस्तान में अफीम उत्पादन में 95% की भारी कमी आई है, लेकिन म्यांमार में 36% की वृद्धि देखी गई है। हिंदी माध्यम से UPSC की तैयारी करते हैं आप तो स्टडी IQIS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, PT और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर। तो 26 जून के बैच से जुड़िए। 30 जून तक एडमिशन जारी है और इस समय आप इसे बेहद सस्ते कीमत पर खरीद सकते हैं, क्योंकि 30 जून तक एक सेल चल रहा है, छूट प्रदान की गई है।